हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो हम पढ़ रहे थे उसमें भाग 12 तक कंप्लीट कर लिया था। भाग क्या है, 12 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी इसमें क्या है, छोटे छोटे से भाग हैं और अभी 3 वीडियो है इसकी। आज एक 2 और डलेंगे इसकी और ये वीडियो क्या, भारतीय संविधान क्या हो जाएगा कंप्लीट। और साथ में जो हिंदी की तो चली रही है साथ में, जैसे जिसमें मैंने वर्णमाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसकी 4 वीडियो बनी थी, और जो संधि थी एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट कर दी। अब देखिए संधि की वीडियो आएगी इसके बाद, तो जिसमें समास वगैरह आपको देखने को मिलेगा पढ़ने के लिए। और ये अभी संविधान की पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसमें आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग, जो कि ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे। तो शेयर वगैरह करा करिए इसमें, और क्या है, और भी दोस्तों को भेजा करिए, जिससे कि क्या है, मनोबल बना रहे। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान। देख, तो 12 तक कंप्लीट हो गया। 13 में कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस केवल भाग में पूछा जाता है कौन सा भाग है। तो देखिए 13 है, भाग 13 आर्टिकल है इसमें 301 से लेके 307 तक। और इसका है क्या है, भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य तथा समागम। ये कौन सा है, 13 है, जिससे आपके बारे में पूछा नहीं जाने वाला कुछ भी। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए जरा, ये है इंपोर्टेंट कौन सा भाग, जो 14 है। भाग 14, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। नाम क्या है इसका, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, ये किस में आएंगी, आपके भाग 14 में आएंगी। आर्टिकल इसके लिए जो बना है वो कौन सा है, 308 से लेके 323 तक। 323 तक बना हुआ, किसमें है ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, उससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल 308 जो है, आर्टिकल 312, ये पूछा जाता है पेपर में। क्या चीज पूछेगा आपसे, इससे पूछने वाला है आर्टिकल 312 के। आर्टिकल में इंपोर्टेंट है वो बताने वाला हूं पहले से ही, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए आर्टिकल 312 में क्या दिया हुआ है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं या अखिल भारतीय सेवाएं। ये ऐसे के भी करके मिलेगा, अखिल भारतीय सेवाएं, तो नोट कर लेना अलग से। अखिल भारतीय सेवाएं कौन से में, 312 में। देखिए रहा, अब देखिए इसमें कौन कौन सी आती है अखिल भारतीय सेवा में। तो भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस बोलते हैं, आईएफएस इसमें आएगा। और कौन सा है, केंद्रीय सेवाएं, और क्या है, भारतीय विदेश सेवा, राज्य पुलिस सेवा, ये आएंगी इसमें। और कौन सी है, लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315, इसमें क्या मिलेगा, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको बोलते हैं। ये एग्जाम किसके कराएगा, यूपीएससी, सीडीएस है, एनडीए है। और जो आईएएस और आईपीएस जो एग्जाम आप देते हो, सुने होंगे इनके बारे में, तो उनके एग्जाम कराता। तो आपसे बस 2 ही प्रश्न पूछने वाला है कि आर्टिकल 312 में क्या है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312 में। उसके अंदर जो थी वो अलग अलग है, जैसे प्रशासनिक सेवाएं, और क्या है, आईपीएस है, आईएफएस है, ऐसे करके। और जो 315 उसमें क्या है, लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है कि नहीं। और कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल आपका 315 में। देखिए लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होएगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। और इनका कार्यकाल जो है कितना रहेगा, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी या तो 6 वर्ष पूरी हो जाए या फिर 65 वर्ष। जो पहले होगा वो मान लिया जाएगा। जैसे कोई 65 वर्ष का हो गया तो उसने 3 ही साल काम किया है, तो हटा दिया जाएगा उसको। ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखना ऐसे करके। तो इसीलिए लिखा उसने 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसको मान लिया जाएगा। राज्य लोक सेवा, जैसे राज्यों में होता है ना, जैसे आरओ का कोई बच्चा देने जाएगा या पीसीएस है, तो ये कौन कराता है, तो ये होता है यूपी पीएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और वो क्या होता है, संघ लोक सेवा, यूनियन है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ पे राज्यपाल करेगा। यहाँ पे क्या है, राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल यादव थोड़ी ना कर देगा, तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है क्या नहीं। और कार्यकाल कितना होएगा, तो इनका होएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए। ये राज्यों के लिए, ठीक है क्या नहीं। तो जैसे इसका मुख्यालय कहां पर है, इलाहाबाद में, इस वाले का, राज्य वाले का, और उसका दिल्ली में, ये ध्यान रखना। अच्छा देखिए, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब है, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई है।
अधिनियम पूछा जाएगा तो कौन सा वाला है, 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 आया इसके द्वारा, लेकिन हो कब पाई, 26 में जाएगी, ठीक है कि नहीं। अच्छा देखिए, जो भारत ये पहले ये परीक्षाएं दी थी लोक सेवा आयोग की, तो वो कहाँ होती थी, लंदन में होती थी वहां से, और वहीं पे पढ़ने के लिए मतलब वहीं जाना होगा, वहीं एग्जाम वगैरह देके आते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है इनका आयोजन कहाँ होने लगा, भारत में, और पहली बार कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में। कहां पर हुआ पहली बार, तो वो हुआ आपका इलाहाबाद में, ठीक है कि नहीं। सिविल सेवा के लिए पहली बार कौन से भारतीय चुने गए, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ये चुने गए पहली बार, ये ध्यान रखना। भारत में सिविल सेवा का जनक, वन लाइनर में पूछेगा आपसे, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात सही है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अगला है, देखिए अगला ये 14 भाग आपसे पूछा नहीं जाएगा, 14 का है, बाद में जोड़ा गया है क्या इसमें, अधिकरण। क्या है इसमें, अधिकरण है, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, देखिए 323 का और 323 खा, और ये जोड़ा कब गया है 14 वाला भाग, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लघु संविधान बोलते किसको, 42वें संविधान संशोधन को। तो इससे पूछा नहीं जाए, केवल अधिकरण है, इसमें ये ध्यान रखना। और ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन में क्या है, आर्टिकल है इसमें 324 से लेके कहां तक चलेंगे, 329। 329 वैसे कहां तक है वो आपको इतना पूछा नहीं जाएगा। देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ये आर्टिकल बनता है इसके लिए कौन सा, 324। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का मतलब ये है, ये चुनाव कराएगा राष्ट्रीय निर्वाचन। देखिए राज्यों में अलग होएगा, जो आर्टिकल पढ़ के आए थे आप 243 राज्य निर्वाचन आयोग, ये कौन सा, तब मैंने बताया भी होगा कि भाग 15 पढ़ेंगे तो वहां क्या पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पढ़ने को मिलेगा आपको कौन सा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल पूछा जाएगा आपसे कहां से कहां तक है, 324 तक। गठन कब हुआ है, 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते क्या है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है, भारत में पहले जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव होते हैं ना जो अभी होने वाले 24 में, इनको बोला जाता है आम चुनाव। क्या है, आम चुनाव, ठीक है क्या नहीं। तो पहले आम चुनाव कब हुए, 51, 52 में, और 52 में क्या आया था, इनका रिजल्ट आया था। इसलिए तुमने देखा होगा लोकसभा का पहली बार निर्वाचित रूप से गठन, और या गठन ही पूछा जाए, या राज्यसभा का गठन कब हुआ है, 1952 में, और राष्ट्रपति के चुनाव भी कब हुए, 1952 में। ये चीज का ध्यान रखना, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना। आगे देखेंगे, निर्वाचन आयोग जो बनाया गया है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, तो इसके कार्य क्या क्या है, तो देखिए कई कार्य हैं। पहली बात तो जो चुनाव है, 6 तरीके के चुनाव करवाना है इसका राज्य निर्वाचन आयोग। और क्या होगा कि जो परिसीमन का गठन करना, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्या है, इसका भी निर्धारण किसका काम करना है, निर्वाचन आयोग का। तो एक एक करके हम जानेंगे। पहला देखिए जरा, पहला इसमें कि निर्वाचन कराना, तो ये मैंने बताया था अभी 6 तरीके के चुनाव करवाएगा। किसके कराएगा, 6 तरीके के चुनाव करवाता है। पहला तो राष्ट्रपति का, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा, तो निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग। दूसरा, राष्ट्रपति तो छोटा कौन सा है, उपराष्ट्रपति, इसका करवाएगा। फिर राज्यसभा, लोकसभा, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कितने होंगे, 4। फिर एक आ जाइए विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। तो कुल मिलाकर कितने तरीके के चुनाव कराता है, 6। अब मैं बात करूं कि प्रधानी का चुनाव कौन करवाता है, तो प्रधानी का चुनाव कौन करवाएगा, प्रधानी का चुनाव करवाएगा कौन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके लिए आर्टिकल है कौन सा, 243 टा। 243 टा में क्या था, राज्य निर्वाचन आयोग, जो क्षेत्रीय चुनाव कराएगा, बीडीसी है, सदस्य का है, जिला पंचायत सदस्य का, इन सबके कराता है। बाकी बड़े बड़े कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 में। अब देखिए दूसरा काम क्या है इसका, एक शब्द इसमें आता है परिसीमन का गठन करना। परिसीमन, परिसीमन का मतलब क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा सा समझना जरा, कि जैसे मैंने मान लिया, परिसीमन का मतलब है एक एरिया है पर्टिकुलर, या राज्य मान लीजिए, तो उसने बोला है कि इस राज्य में कितनी विधानसभा की सीट होंगी, कौन सा क्षेत्र है। जैसे मैं आता हूं बहा विधानसभा क्षेत्र से, कौन से, बहा विधानसभा क्षेत्र से, तो बहा विधानसभा कहां तक रहेगी, इसकी सीमा क्या होगी,
कौन कौन से लोग इसमें वोट डालेंगे और कौन सी विधानसभा के ये अंदर आने वाली है, इस चीज का निर्धारण करने का काम किसका है, ये करता कौन, ये निर्वाचन आयोग का काम है। इसीलिए तुमने देखा होगा, जैसे मेरी आगरा सीट से देखा जाए तो जो आगरा है उसको क्या किया, जो सिटी वाला है उसकी लोकसभा की अलग सीट है, जबकि जो गांव वाला क्षेत्र है जैसे फतेहपुर सीकरी, जो विधानसभा आती है वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट है उसमें आती है। तो इस तरीके से ये काम किसका होता है, परिसीमन का, यानी करेगा कौन, निर्वाचन आयोग। परिसीमन, परिमाण होता है अंदर, सीमा, सीमा का मतलब क्या है, सीमा, कौन उसकी सीमा के अंदर आ रहा है चुनाव के टाइम पे, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान है। अगला देखिए क्या क्या कह रहा है, देखिए परिसीमन का अध्यक्ष कौन होता है, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होएगा वो मुख्य निर्वाचन आयोग तो होता है मेनली, वही क्या होगा, परिसीमन आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जैसे अभी हाल ही में देखा जाए तो कहां हुआ, जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, पहला परिसीमन किस राज्य में किया गया था, तो वो किया गया था असम में। अभी हाल ही में कहां किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। अभी आपको मालूम है क्योंकि अब वहां चुनाव होंगे। परिसीमन का काम है वो बता देगा, हाँ भाई इतनी सीटें यहाँ पे और इस क्षेत्र में ये इसकी डिवाइड कर दिया कि आप इस क्षेत्र में वोट देने जाएंगे, इस तरीका से। बात क्लियर है कि नहीं। अगला देखिए, निर्वाचक सूची तैयार करना, कौन कौन उस सूची में शामिल है कौन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अगर 18 साल के हैं तो आप वोट देने गए होंगे तो वहां देखा होगा एक लिस्ट पूरी बन के आएगी, वहां में अगर आपका नाम है वोटर लिस्ट में तो आप क्या वोट डाल पाएंगे, नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाओगे। जब चुनाव होते हैं उससे पहले ये काम चलता है, नहीं मेरा नाम नहीं है तो आप समरवाइए, वो चीज है यहाँ पे। तो क्या है, निर्वाचक सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जैसे अब मेरा मन हुआ, मेरे फैन फॉलोइंग क्या बड़ी, तुम सब लोगों ने क्या किया, अरे सर जी आप तो क्या चुनाव लड़िए, तो मेरा मन बनेगा, मन गया अरे यार लड़का सब कह रहे हैं वोट में लेंगे, खड़े हो गए। तो अब मैं पहला काम क्या होगा, चिन्ह तो होना चाहिए, वो वोट काय पे दे, सर जी जो ये तो बताओ वोट काय पे दे जाए, मतलब चिन्ह तो तुमने बताया नहीं काय पे दे जाए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा निर्वाचन आयोग के पास, मुझे एक चिन्ह दीजिए, क्या है, मैं एक पार्टी बना रहा हूं, मुझे एक चिन्ह दीजिए, तो वो उसका काम रहेगा। तो चिन्ह वगैरह इसका निर्धारण भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग। तो वहां पे क्या कह रहा है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अब जहां राजनीतिक दल कई प्रकार के होते हैं, एक होती है क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय का मतलब लोकल, जैसे सपा यहां देखी जाए यूपी में तो क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। और भाजपा देखी जाए तो राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अभी आई बन गए, सोच लो। और ये क्या बनेगी, राष्ट्रीय, जबकि सपा काफी टाइम से फिर भी क्या है, क्षेत्रीय पार्टी रहेगी। तो ये सब चीजें उसमें कौन राष्ट्रीय पार्टी होगी कौन क्षेत्रीय होगी, ये सब अभी बताने वाला हूं कब होगी। देखिए क्षेत्रीय पार्टी का ये होना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी किसे होंगे, कंडीशन होती है उसमें। देखिए पहली, देखिए पहला बोल रहा है क्षेत्रीय पार्टी कब बनेगी कोई, तो देखिए पहले वाले में कह रहा है क्षेत्रीय पार्टी, तो क्षेत्रीय पार्टी कब बनेगी, राज्य स्तरीय पार्टी उसे, राज्य स्तरीय पार्टी उसे विधानसभा की क्या है, विधानसभा में जो चुनाव हुए अभी हाल ही में, इसको छोड़ा तुम ऐसे करके समझो, विधानसभा में क्या हुए अभी हाल ही चुनाव हुए हैं, उनमें उसको क्या मिल जाए, 6% वोट मिला हो। जो विधानसभा के, जैसे अभी मान लो यूपी में 22 में चुनाव हुए थे, और मैं खड़ा हो जाता, मतलब पार्टी के मेरे सदस्य, और उनको क्या मिल जाते, 6% वोट मिल जाते, तो मैं बन जाता क्या, क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय का मतलब होता है एक पर्टिकुलर राज्य में होंगे। तो इसी के लिए मैंने उदाहरण कौन सा बताया था, उदाहरण मैंने बताया किसका, तो वो है सपा का। अगला देखिए, और कंडीशन दूसरी बोल रहा है इसमें, क्या है, विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीती हूं। विधानसभा जैसे चुनाव हुए मेरी 2 सीटें आई हुई, या क्या कह रहा है, उसने 3% जीती हो, यानी टोटल जो सीटें हो वहां की या तो 3% सीटें जीती लो, या फिर कम से कम 2। अब जैसे किसी जगह पे 2 ही सीटें, मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं कितनी, विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, जिसमें अपवाद में और भी आ रहे थे, जैसे गोवा था और पुदुचेरी वगैरह, ये क्या आए थे, अपवाद में आ रहे थे, सिक्किम वगैरह, ठीक है क्या नहीं। तो वैसे मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60, और अधिकतम 500 अभी हैं, बाकी बाद में बढ़ेंगी, वो अलग चीज है। तो ये क्या कह रहा है, या तो कम से कम तुमने 2 सीटें जीत ली हुई, 2 सीटें जीत लो, या फिर जो सीटों की संख्या उसका 3% जीती है, तो भी आप क्या क्षेत्रीय पार्टी बन जाओगे। आगे क्या कह रहा है, लोकसभा के चुनाव में उस पार्टी ने उस राज्य में 25 लोकसभा सीटों में से 1 जीत ली हुई, 25 लोकसभा सीटें हो, यानी कि 25 में से केवल 1 भी जीत ली हुई, तो तुम क्षेत्रीय पार्टी बन जाओ, यानी 1 सांसद केवल तुम्हारा सिंगल आ जाए, तुम क्या बन जाओगे, क्षेत्रीय पार्टी। तो ये कंडीशन है, जो भी एक आप अप्लाई कर रहे होगे या एक लागू कर रहे होगे, आप क्षेत्रीय पार्टी बन जाओगे। जो कह रहा है या का मतलब है या तो एक काम कर लो कौन सा। अब ये राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या महत्व, देखिए अभी हाल ही में बनी है कौन सी, आम आदमी पार्टी। देखिए
राष्ट्रीय पार्टी का है राष्ट्रीय मान्यता के लिए लोकसभा या राज्यसभा के पिछले चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त हो जाए। जो डाले गए वोट है उनका कितना परसेंट प्राप्त हो जाए इसको, 6% के साथ साथ लोकसभा की कम से कम 4 सीटें यानी 4 सांसद और होने चाहिए। 6% वोट भी मिले और 4 सांसद और जीते। और क्या कह रहा है, लोकसभा में कम से कम कुल सीटों का 2% या 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीती हुई, या तो क्या जीती हुई लोकसभा में कम से कम क्या है 2% या 11 सीटें कम से कम क्या है कितने 3 राज्य, ये नहीं कि एक ही राज्य में जीते, फिर तो सपा निधि बार जीत चुकी है, 20 तक 30 तक पहुंच गई, जीत गए, एक राज्य नहीं। बात क्या कह रहा है, राष्ट्रीय का मतलब ये, क्षेत्रीय का मतलब तुम एक क्षेत्र विशेष हो यानी एक राज्य में हो। ये कह रहा है राष्ट्रीय पार्टी का मतलब आपका विस्तार होना चाहिए बाहर भी, तो यानी अदर राज्य में भी जाने चाहिए। तो उसके लिए कह रहा है कम से कम क्या है क्षेत्रीय राज्यों में क्या जीती हो तथा उस पार्टी को कम से कम क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हो। पहले से मतलब क्या हो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, अब क्षेत्रीय का तभी तो अदर स्टेट में जाओगे लड़ने के लिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है जो वर्तमान में जो चेंज होती रहती है, ये ध्यान रखना, जैसे वोट परसेंट नहीं मिला तो ये हट जाएगी। तो अभी जो है वो 6 कौन कौन सी है, कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना 1885 सबसे पुरानी, अभी इनमें देखा जाए भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन और इसका कौन सा है CPIM और NPP पार्टी, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए जरा, ये दिया है राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह। अभी मैं बता रहा था जैसे मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो मुझे चुनाव चिन्ह कौन देगा, तो वो चुनाव चिन्ह का निर्धारण करने का काम भी किसका है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का ही है कि किस पार्टी को दे। जैसे अभी तुमने देखा होगा शिवसेना का विवाद खड़ा हो गया था, नहीं चुनाव चिन्ह किसको जाए, एकनाथ शिंदे पे जाए या जो उद्धव ठाकरे उन पे। जैसे इससे पहले हो चुका था यहाँ पे भी शिवपाल और अखिलेश को लेके कि साइकिल किसके पास रहेगी। तो इस तरीके से बनते रहते, ये निर्णय कौन करेगा, निर्वाचन आयोग का काम होता है, ये ध्यान रखना। वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है वो त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, एक अध्यक्ष होगा, 2 क्या होंगे इसके अन्य आयुक्त होंगे, जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 इसकी सहायता के हैं। तो कितना स्तरीय, त्रिस्तरीय हो। ये कब हुआ था, 1989 में। और भारत में एकमात्र क्या बनी है महिला, जिनका नाम क्या है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम क्या है, रमा देवी, ठीक है, रमा देवी, जो कि क्या बनी है, पहली महिला चुनाव आयुक्त। अच्छा ये देखिए ना, एक ऐसे करके पूछेगा कौन से चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने क्या है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और क्या है चुनाव हार गए। तो क्या नाम है इनका, TN शेषन, जिन्होंने बाद में क्या है मतलब पद से हट गए होंगे, तो इन्होंने क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये हार गए। तो वन लाइनर में ये पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे जरा, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, जो कि क्या है पहले जब 50 में ये गठन हुआ था उस टाइम बनाए गए थे, ये ध्यान रखना। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये पूरा पहले ही बता चुका है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की कौन करेगा, तो राज्यपाल, ठीक है नहीं, ये ध्यान। अच्छा तो इनका कार्यकाल कितना होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष का भी क्या था, सेम था, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। देखो 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अन्य जो होते हैं, अन्य की क्या होती है, उनकी या तो 6 वर्ष होगी या फिर 62 वर्ष, जो हाई कोर्ट में होती है 62, ठीक है ना, ऐसे करके ध्यान रखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा किसने देगा, नियुक्ति किसने करी, राष्ट्रपति, तो इस्तीफा भी किसे देना होगा, राष्ट्रपति को देगा। अगला देखेंगे, हटाने की प्रक्रिया, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको हटाने की प्रक्रिया सेम वही है जो महाभियोग वाली है, ध्यान रखना, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते उसी तरीका से, दोनों सदनों में लेके आओ, पास कर दो, हट जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला देखो, किसी भी सदन में ला सकते, ये ध्यान रखना। भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार 1926 में मिला, या क्या है, भारत में पहली बार महिलाओं को होना चाहिए था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है, 1926 में दिया गया है। और पहला देश कौन सा था, तो ब्रिटेन है। अगला देखिए, 326 आर्टिकल कौन सा है, 326, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा या विधानसभा के चुनाव, यानी कि लोक सिंपल सा ऐसे करके समझिए, इसको छोड़िए। लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव है, इनमें जो वोटिंग होगी वो किसके आधार पर होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर।
जो इनमें वोटिंग हुई काय के आधार पर होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पे। और जो वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, 18 प्लस, जो अभी वर्तमान में 18 से प्लस, तो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगी। जो वोट देने का अधिकार वो कितना कर दिया है, 21 था पहले, 18 कर दिया है। किसके द्वारा, 61वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। कौन से वाला, इसमें करेक्शन करने लिखा है क्या, हाँ लिखा होगा, देखो 61वां संविधान संशोधन 1989 के। क्या कर दिया इसको, वोट देने की उम्र है वो 21 से घटा के क्या कर दिए, 18 कर दी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो वो करेगा कौन, राष्ट्रपति करने, क्योंकि इसके सहायता के लिए। अगला देखिए, ये और देखेंगे आर्टिकल, भाग कौन सा है, 16। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल इसके लिए कितना है, देखो 29 कहां तक तो हो गया, 329 कहां तक, तो आप देखेंगे 330 से लेके 342 तक। तो भाग कौन सा है, 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। देखिए पहला वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इनके पूछे जाते हैं। देखिए जैसे पहला ये, इसमें पहला वाला 330, आर्टिकल 330 क्या कह रहा है, लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण। लोकसभा में एसटी और एससी को क्या है, आरक्षण। एससी और एसटी को क्या है, आरक्षण। एससी शेड्यूल कास्ट और ये क्या है, अनुसूचित जनजाति। तो देखिए सीटों का आरक्षण, तो कितनी सीटें एससी के अभी वर्तमान में, 84 सीटें एससी की है, और 47 सीटें से कौन आएगा, जो जनजाति यानी कि एसटी के लोग आएंगे, ये फिक्स है वहां पे। अगला देखिए 31, ये हट चुका है, कौन सा है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कौन करेगा, मनोनीत करेगा कौन, राष्ट्रपति। और इसको हटा दिया कौन सा, संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो ये अभी हट गया, निरसित हो गया 331, और एक आर्टिकल है 333, दोनों ही निरसित हो चुके हैं जो राज्यों से संबंधित है, ठीक है नहीं। और ये कब हटाया, तो 2019 में 104वां संविधान संशोधन। आर्टिकल पूछेगा आपसे 332, राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, यानी कि जो राज्यों की विधानसभा होंगी उनमें एससी और एसटी को आरक्षण। थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूं, आर्टिकल 330 है वो है लोकसभा में क्या है, एससी और एसटी को आरक्षण। 332 जो है वो राज्यसभा में, वो राज्यों में विधानसभा में जो होंगे एससी और एसटी, उनकी क्या है, आरक्षण दिया गया है। कितनी सीटें होंगी ये ध्यान रखना। 33 वाला 333 मैंने बता दिया, 31 और 33 दोनों ही क्या कर दिए, हट दिए। ये देखो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति होती थी, वो समाप्त कर दिया। आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है, तो जो अंग्रेज और इंडियन की जो कॉम्बिनेशन वाली जो संतान थी उनको बोला जाता था क्या, आंग्ल भारतीय। यानी कि पिताजी कहां से आए होंगे, ब्रिटेन से, और मम्मी यहीं की होंगी, तो क्या बन गए वो, आंग्ल भारतीय। क्या बन गए, आंग्ल भारतीय। तो इनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं अभी यहाँ पे, तो इनने कहा जरूरत ही नहीं, तो हटाओ इसको, समाप्त करते। अगला देखिए, ये पूछा जाता है आर्टिकल जो है 338 में क्या है, अनुसूचित जाति को क्या है, आरक्षण, यानी एससी को क्या है, आरक्षण दिया जा रहा है 338 में। 338 का में क्या है, 338 क्या में क्या है आपको, एसटी को आरक्षण कब जोड़ा गया है, 89वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा, 338 का या 338 ए, इंग्लिश में लिखा होगा तो क्या लिखा मिलेगा, ए लिखा मिल जाएगा। अगला देखते हैं 338 खा जो है ये ओबीसी को आरक्षण है, क्या दिया जा रहा है, ओबीसी को आरक्षण है। और कब है ये, 102वां संविधान संशोधन 2018। अगला देखेंगे, एक समिति बहुत पूछी जाती है, काका कालेलकर समिति किससे संबंधित है, तो ओबीसी आयोग से संबंधित है। कौन सी, काका कालेलकर समिति, ये ध्यान रखना, आयोग से संबंधित है। वीपी मंडल आयोग, ये भी ध्यान रखना, ओबीसी को जो 27% आरक्षण का काम किया किसने, बीपी मंडल ने। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, इसमें जो भाग 17 है और इसके जो आर्टिकल है कुछ वो इंपॉर्टेंट है। फिर 2 वीडियो रह जाएंगी, एक आपका रह जाएगा जो भाग है 18 और 19, 20, 21, 22, ये छोटे छोटे से सब एक में कंप्लीट हो जाएंगे। एक लास्ट जो वीडियो बनेगा जिसमें आएंगे आपके सबरे पूरे संविधान संशोधन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबरे लेके आऊंगा एक सिंगल वीडियो में।
तो देखिए ना, इसको और पढ़ लें, फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसमें 18, 19, 20 और 21, 22 जो छोटे छोटे भाग है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ना, तो इसमें देखते हैं भाग 17 क्या कह रहा है, राजभाषा। भाग 17 कह रहा है राजभाषा। आर्टिकल है इसके लिए 343 से लेकर 351। राजभाषा के लिए कौन सा आर्टिकल है, 343 से लेके 351 तक। 343 क्या कह रहा है, भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि जो होगी वो क्या होगी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कितने वर्ड हैं जरा बताना, वर्णमाला जिनने पढ़ी है मेरे से कमेंट करके जरूर बताना कि देवनागरी लिपि में, हिंदी की देवनागरी लिपि है उसमें कितने वर्ड हैं। तो जिनको नहीं पता है वो पहले वीडियो देखें तब बताएंगे। देखिए कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्या कह रहा है, लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। देखिए संविधान सभा में भाषा को लेकर समस्याएं हुई, जब गठन हो रहा था संविधान सभा की बैठकें हो रही थी बनने की, भाषा कौन सी रखी है। अब जैसे उत्तर भारत के लोग हैं वो कह रहे होंगे हिंदी रखो, और बंगाल साइड के होंगे वो कह रहे बंगाली रखो, और जो साउथ वाले होंगे वो कह रहे होंगे, कोई कह रहा होगा तमिल रखो, कोई कह रहा होगा तेलुगु, कोई कॉमन पे आ गया इंग्लिश रख दे। अब भाई उत्तर भारत में समस्या, तो उन्होंने क्या किया, एक सह समिति से क्या बना कि उन्होंने कहा हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा नहीं, ध्यान रखना, राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। और इसके देखिए कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या स्वीकार किया। इसीलिए 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और आप कमेंट करके बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब होता है, विश्व हिंदी दिवस कब होता है। जिन्होंने पढ़ा है मुझसे वो जरूर बताएंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अगला देखिए, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते, क्यों, 14 सितंबर 1949 को इसको क्या किया गया, इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला देखिए, आर्टिकल है 344। आर्टिकल 344 क्या कहता है, राजभाषा आयोग का गठन। आर्टिकल 324 क्या है, राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा राजभाषा आयोग का गठन, ठीक है क्या नहीं। अच्छा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन से थे। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, कौन है, बीजी खेर। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, बीजी खेर हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है, 55 में हुआ था, ये ध्यान रखना। देखिए 45 क्या कह रहा है, राजभाषा है जो क्या है 345, राज्यों की राजभाषा के बारे में प्रावधान, यानी राज्यों के लिए। जैसे यूपी की देखी जाए तो कितनी लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज है इसमें, एक तो हिंदी है, दूसरी के उर्दू, जो 1989 में उसने क्या किया है, स्वीकार किया है। यानी कि यूपी में कितनी राजभाषा है, राज्य की भाषा है 2 है, एक हिंदी है एक उर्दू है। तो वो कह रहा है 345 में क्या है, राज्यों की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। अगला 348 पूछा बहुत जाता है, 348 में क्या, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी, ये ध्यान रखना। और एक आर्टिकल है कौन सा, 350 का, इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर क्या है जो शिक्षा है वो किस पे दी जाएगी, प्राथमिक स्तर पर कौन सी, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये कौन सा कह रहा है, 350। और एक बहुत बार पूछा गया कौन सा, ये ध्यान रखेंगे, वो है आर्टिकल 351, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा कौन से आर्टिकल के तहत, 351 के तहत। अगला देखा जाए, अभी अनुसूची पढ़ी होगी आपने 8, जिसमें भाषाएं दी गई हैं। तो भाषाएं कितनी है भारतीय संविधान में, अभी जिनको भारत में संविधान द्वारा मान्यता दी गई है तो वह 22 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में कितनी, 22 भाषाएं, और 6 क्या है, शास्त्रीय भाषाएं। कितनी भाषाएं, 6 शास्त्रीय भाषाएं। जैसे पहली देखी जाए तमिल भाषा, तमिलनाडु में, संस्कृत, और क्या है, तेलुगु भाषा शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़, और क्या, उड़िया जो उड़ीसा में, मलयालम कहां पर है, केरल में, ठीक है कि नहीं। तो ये था आपका क्या, भारतीय संविधान। और जिसमें हमने क्या देखा, भाग 13 कुछ था ही नहीं उसमें, 14 देखा, 15, 16 और 17। अब जो भाग बचे वो कौन सा है, 18 इंपोर्टेंट है। एक भाग देखने को मिलेगा इंपोर्टेंट, जिसमें पढ़ेंगे हम 20 भाग, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वगैरह, ठीक है कि नहीं। तो मैंने बता दिया आपको 2 वीडियो और रह गई किसकी, संविधान की। इनसे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं आपके, ये ध्यान रखना, ये बात कन्फर्म है कि इनसे बाहर कुछ भी इसमें जाएगा नहीं। तो ऐसे बने रहिए साथ में, और नई नई वीडियो को क्या है, मजा लीजिए घर पे बैठ के, और साथ में पढ़ाई करिए बहुत बढ़िया से। रिवीजन का अच्छा तरीका है,
कि आप कान में लगाइए बस सुनते चलिए। पॉलिटी है ये एक तरीका से, मतलब जो एक बार अच्छे से पढ़ लेगा फिर ये भूलते नहीं, सवाल कंफर्म बनेंगे इससे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।